पिछले क्लास में हम क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर देखा था। उसकी इफिशिएंसी कैलकुलेशन, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब देख लिए थे। डिसएडवांटेज सेक्शन में हमने ये देखा था कि क्लास ए जो डायरेक्ट कपल्ड था, क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, उसकी मैक्सिमम जो इफिशिएंसी मिल रहा था ईटा मैक्सिमम, वो कितना मिल रहा था 25%। मतलब वो 100% इनपुट डीसी पावर को लेकर उस 100% इनपुट डीसी पावर में से ओनली 25% डीसी पावर को ही वो एसी पावर में कन्वर्ट कर पा रहा था। क्लियर हुआ? रिमेनिंग जो 75% का जो डीसी पावर है वो हीट के फॉर्म में उस सर्किट में लॉस हो जा रहा था, एब्जॉर्ब हो जा रहा था, उस पावर ट्रांजिस्टर के द्वारा हीट के फॉर्म में उसमें डिसिपेशन मिल रहा था। तो इसका एक डिसएडवांटेज तो ये है कि इस पावर एम्पलीफायर का इफिशिएंसी है वो क्या होता है, कम होता है, वेरी पुअर होती है इसकी इफिशिएंसी। वेरी पुअर इफिशिएंसी होने के साथ साथ एक मेजर डिसएडवांटेज ये, दूसरा डिसएडवांटेज उसमें ये मिल रहा था कि इम्पीडेंस मैचिंग की समस्या आ रही थी। इम्पीडेंस मैचिंग है वो अचीव नहीं हो रहा था। क्यों इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो रहा था? क्योंकि क्लास ए डायरेक्ट कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में लोड जो होता है वो प्योर रजिस्टिव लोड होता है। बट अगर उस प्योर रजिस्टिव लोड है उसकी इम्पीडेंस है वो हाई होता है। तो अगर हम उस हाई इम्पीडेंस वाले अगर लोड के साथ में किसी अदर डिवाइस सच एस लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लाउड स्पीकर को अगर कनेक्ट करना चाहे, अगर हम कपल करना चाहे, तो पावर एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस है, उसकी इम्पीडेंस है वो वेरी हाई, बट लाउड स्पीकर की इनपुट इम्पीडेंस है वेरी लो। तो हाई आउटपुट इम्पीडेंस वाले किसी एम्पलीफायर में अगर हम लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी लाउड स्पीकर को कनेक्ट करना चाहे तो दोनों की इम्पीडेंस है वो मिसमैच्ड होता है। इम्पीडेंस है वो मिसमैच्ड होने के कारण पावर एम्पलीफायर में डेवलप्ड जो पावर है वो कंप्लीटली उस लाउड स्पीकर में ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग है वो नॉट अचीव्ड, इम्पीडेंस मैचिंग हमें नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग की समस्या उसमें हो रही थी, इम्पीडेंस मैचिंग हमें नहीं मिल पा रहा था, ये इसका क्या था, डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज डायरेक्ट कपल्ड का, उसकी इफिशिएंसी वेरी पुअर थी। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग को अचीव करने के लिए साथ साथ उसकी इम्पीडेंस मैचिंग को अचीव करने के साथ साथ उस पावर एम्पलीफायर की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस के जगह में हम किसी ट्रांसफार्मर को लोड की तरह यूज़ करते हैं और आउटपुट है उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इफ amplified output signal is obtained by using or by application of transformer, then such type of power amplifier is called transformer coupled class A आइडियो frequency power amplifier। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में क्या होगा, हम डायरेक्ट कपल यूज़ किए थे, अब देखते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, लोड की तरह। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर है उसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ हम उस पावर एम्पलीफायर में लोड की तरह करते हैं ताकि इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करके किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लोड को हम क्या कर सके, इससे कनेक्ट कर सके।
क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी इम्पीडेंस है वो लो होती है, और अगर हमें किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लाउड स्पीकर जैसे लोड को अगर कनेक्ट करना है, कपल करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो सकता है, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होगा। और जब उसमें प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वो ट्रांसफार्मर में डेवलप्ड जो पावर है वो कंप्लीटली उस लाउड स्पीकर जैसे लोड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इम्पीडेंस मैचिंग है उसकी समस्या हमें डायरेक्ट कपल्ड में था। अगर हम डायरेक्ट कपल्ड ना करके अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू अगर कपलिंग करें और ट्रांसफार्मर की हेल्प से अगर हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करें तो वह पावर एम्पलीफायर क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होंगे। प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होने के साथ साथ क्या होगा, इसकी इफिशियंसी भी क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर की आइडियल अगर हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की आइडियली इम्पीडेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, ट्रांसफार्मर की अगर रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो ट्रांसफार्मर की आइडियल जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो होगा तो वो ट्रांसफार्मर की इंटरनल रेजिस्टेंस लो होने से वो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में कोई पावर का एब्जॉर्प्शन नहीं होंगे, कोई पावर की लॉसेस नहीं होगा। पावर की जब लॉसेस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली इस एम्पलीफायर की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग के साथ साथ इम्पीडेंस, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करेगा। इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, पावर एम्पलीफायर पे डेवलप्ड जो पावर है कंप्लीटली किसी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लाउड स्पीकर को क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होता है। इम्पीडेंस मैचिंग की ज़रूरत क्यों होती है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पर्पस। आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़े होंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट का सोर्स इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस का क्या होगा, इक्वल। तो जब सोर्स इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस का इक्वल हो जाएगा तभी वो परफेक्ट इम्पीडेंस मैचिंग कहलाएंगे। और परफेक्ट इम्पीडेंस जब मैचिंग होगा तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर है वो सोर्स से लोड में क्या हो जाएंगे, डिलीवर हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इम्पीडेंस मैचिंग होता है। इसमें आउटपुट है उसको हम किसके थ्रू प्राप्त करते हैं, ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो लोड को कपल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब चलो देखते हैं इसकी सर्किट। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होगा, जैसा कि डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में आउटपुट सिग्नल को हम डायरेक्टली किससे ले रहे थे, ठीक है, तो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोड से कनेक्ट किए। ये आपका ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को हम किससे कनेक्ट किए हैं, से लोड को कनेक्ट कर दे, लाउड स्पीकर को। यहाँ पर लाउड स्पीकर का इनपुट लोड का इम्पीडेंस है उसको RL दे दिए हैं। ये आपका क्या है, ये लाउड स्पीकर है, ठीक है, RL, ठीक है। सपोज उस लाउड स्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस को RL दे दिए हैं। जनरली लाउड स्पीकर जैसे डिवाइस का इम्पीडेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। ये कितना रहता है, 3 ओम टू 16 ओम के बीच आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड को कनेक्ट कर दिए। प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम कलेक्टर टर्मिनल को कनेक्ट किए हैं। सपोज यहाँ पर एक रजिस्टर हम RB लगा देते हैं। ये बेस रजिस्टर है जो फिक्स्ड बायसिंग रजिस्टर फिक्स बायस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से हम कपलिंग कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। और ये आपका एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है। वह एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल है आइडियो फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल, जिसको हमें क्या करना है, पावर एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल के रूप में प्राप्त करना। ये हमारा
ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होता है, आउटपुट कलेक्टर करंट का फ्लो इनपुट एसी सिग्नल की कंप्लीट साइकिल के लिए होता है, या फिर ऐसा पावर एम्पलीफायर जो इनपुट एसी सिग्नल की होल साइकिल के लिए आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर करता है। तो आरबी यहाँ पर बेस रजिस्टर बोलते हैं, जिसको हम कलेक्टर सप्लाई और ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल के बीच कनेक्ट किए हैं। बेसिकली ये बेस जो रजिस्टर है वो इस पावर एम्पलीफायर को प्रॉपर बायसिंग प्रोवाइड करेंगे। इसको हम फिक्स्ड बायस सर्किट बोलते हैं। ये जो बायसिंग जो रजिस्टर है इस पावर ट्रांजिस्टर की ऑपरेटिंग पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर पर फिक्स्ड करके रखेगा। जब ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लोड लाइन के सेंटर में रहेंगे तभी वो इनपुट एसी सिग्नल की पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों हाफ साइकिल को इक्वली एम्पलीफाई करेगा। तो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल का इक्वल एम्पलीफिकेशन या फिर फेथफुल एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस्ड होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करें, बेस बायसिंग रजिस्टर, जिसको फिक्स्ड बायसिंग मेथड भी कहते हैं। क्यू यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो कि पावर ट्रांजिस्टर है। जनरली पावर ट्रांजिस्टर का यूज़ हम ही पावर एम्पलीफायर में करते हैं, क्योंकि पावर ट्रांजिस्टर है उसकी विड्थ ही है, उसकी फिजिकल डायमेंशन इस टाइप से होती है कि वो लार्ज करंट को क्या कर सके, हैंडल कर सके। क्लियर हुआ। तो लार्ज करंट को हैंडलिंग एबिलिटी होने के कारण ही पावर ट्रांजिस्टर का यूज़ पावर एम्पलीफायर में करते हैं। यहाँ पर ये आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग N1 नंबर ऑफ टर्न, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न को क्या ले लिए, N2 ले लिए। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को ट्रांजिस्टर की कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं, जो कि यहाँ पर कलेक्टर लोड की तरह वर्क कर रहा है। फाइनली ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, उस सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लाउड स्पीकर को कनेक्ट किए हैं। ठीक है, तो उसके लाउड स्पीकर बेसिकली यहाँ पर लोड है जिसको हमें ड्राइव करना है। जनरली लाउड स्पीकर की इनपुट इम्पीडेंस वेरी स्मॉल होती है, 3 ओम टू 16 ओम के बीच लाई करता है। तो इस वेरी स्मॉल और वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले लाउड स्पीकर को अगर कनेक्ट करना है और प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग पर प्रोवाइड करना है तो उस पर्टिकुलर केस में किसका यूज़ किया हम, ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हुआ। ताकि इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड जो पावर है कंप्लीटली इस लाउड स्पीकर के इनपुट पर ट्रांसफर हो सके। क्लियर हुआ। तो डीसी ऑपरेशन देखते हैं। जहाँ पर एज्यूम ये कर ले डीसी ऑपरेशन, तो डीसी ऑपरेशन के केस, चलो डीसी ऑपरेशन जैसा उसमें लिखे डायरेक्ट कपल में देखे थे वैसी उसी पॉइंट के हिसाब से इसमें भी देखेंगे। डीसी ऑपरेशन, तो डीसी ऑपरेशन दैट मीन्स व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी इक्वल्स टू 0। तो जब इस पावर एम्पलीफायर में अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल वी इन की वैल्यू 0 है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, ट्रांजिस्टर के इनपुट पर बेस रजिस्टर के थ्रू एक बेस करंट का फ्लो होगा। ये फ्लोविंग जो बेस करंट है वो क्या है, एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज VCC के कारण है, जिसे बेस सप्लाई करंट बोलते हैं। उस बेस सप्लाई करंट के कारण इनपुट बेस करंट का फ्लो होगा और उस बेस करंट के कारण यहाँ पर इसके कलेक्टर पे जो करंट फ्लो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, DC कलेक्टर करंट। ठीक है, तो IB है वो क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। ये फ्लोविंग जो बेस करंट किसके कारण होंगे, एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज VCC के। ठीक है, तो जब इस पावर एम्पलीफायर में अप्लाइड इनपुट AC सिग्नल्स की वैल्यू 0 है, जब हम इसके इनपुट में कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में इस ट्रांजिस्टर के बेस पर जो करंट का फ्लो होगा वो जो फ्लोविंग करंट है वो सप्लाई वोल्टेज प्लस VCC के कारण होंगे, जिसको हम DC करंट या फिर उसी को हम नो सिग्नल करंट बोलेंगे। तो नो सिग्नल बेस करंट, और उस नो सिग्नल बेस करंट के कारण रिजल्टिंग जो कलेक्टर करंट का फ्लो होगा उसको नो सिग्नल कलेक्टर करंट बोलेंगे। ठीक है, और उसी नो सिग्नल कलेक्टर करंट को ही हम क्यू पॉइंट करंट भी बोलते हैं। तो अगर हम इस
इस डायरेक्शन में ऐसा अगर केवीएल लगाना चाहे ऐसे, इसमें फ्लो होने वाला करंट बेस करंट है, ये करंट तो जीरो है डीसी ऑपरेशन के केस में, व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी इक्वल वी इन इक्वल टू जीरो, तो इसके वजह से इसमें कोई भी इनपुट करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जो भी ट्रांजिस्टर के बेस पर करंट फ्लो होंगे वो इस सप्लाई वोल्टेज के कारण होगा। तो उस पर्टिकुलर केस अगर हम इस डायरेक्शन में अगर ऐसा केवीएल अगर लगा लेते हैं यहाँ ऐसे इस टाइप का आउटर में, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वीसीसी माइनस इसमें फ्लो होने वाला करंट आईबी, उसकी रेजिस्टेंस क्या है आरबी, ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप वीबीई और इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर हुआ। तो वीसीसी माइनस आई बी इंटू आर बी माइनस वी बी, फिर से लिख दे रहा हूँ आई बी इक्वल टू जीरो। आई बी का वैल्यू निकालना है तो आई बी आर बी को एक तरफ, आई बी इंटू आर बी इक्वल टू क्या होगा वी सी सी माइनस वी बी ई, मुझे आई बी चाहिए तो क्या होगा वी सी सी माइनस क्या होगा वी बी ई डिवाइडेड बाई क्या होंगे ये आर बी। ठीक है, क्योंकि इस समय ये फ्लोविंग जो बेस करंट है एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज वीसीसी के कारण होता है, इस कारण फ्लोविंग बेस करंट को हम जीरो सिग्नल बेस करंट कहेंगे। तो जीरो सिग्नल बेस करंट को हम आई बी इसके साथ क्यू लगा देते हैं, आई बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी सी सी माइनस वी बी ई डिवाइडेड बाय क्या होगा ये आर बी। यहाँ पर वी बी ई बेस टू इमीटर इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप है जो कि एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। सिलिकॉन के केस में वीबीई का वैल्यू 0.7 वोल्ट होता है, बट इन केस ऑफ जर्मेनियम ट्रांजिस्टर इट्स वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। क्लियर हुआ। तो ये आई बी क्यू है वो एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज वीसीसी के कारण ट्रांजिस्टर के बेस पर फ्लो होने वाला करंट है। तो उस फ्लोविंग बेस करंट के कारण ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर जो करंट फ्लो होगा वो फ्लोविंग करंट को हम जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट और नो सिग्नल कलेक्टर करंट कहेंगे, और उस नो सिग्नल कलेक्टर करंट को हम आई सी क्यू से डिनोट करते हैं। तो आई सी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा इंटू आई बी क्यू। आप थियोरेटिकली लिखते जाना ना, दिस इज व्हाट नो सिग्नल और जीरो सिग्नल। जीरो सिग्नल दैट मीन्स व्हेन एक्सटर्नल इनपुट एसी इक्वल्स टू जीरो, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट या फिर क्विसेंट करंट, क्विसेंट कलेक्टर करंट या क्यू पॉइंट करंट। ठीक है, तो आई सी क्यू मिल गया। ठीक, अब देखते हैं इसके ट्रांजिस्टर, ये तो आई सी क्यू का मिल गया। इसके ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल है ये आपका क्या इमीटर। इस कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच की आउटपुट वोल्टेज को कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज बोल देते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी सी ई। चूँकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ हम लोड की तरह कर रहे हैं, यदि हम इस ट्रांसफार्मर को अगर एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह अजम्पशन करें तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा ज़ीरो होगा। तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग पर कोई भी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा केवीएल लगा लेते हैं इस आउटर ऐसे ऐसे, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट आपका आईसी है कलेक्टर करंट। तो अप्लाई केवीएल एट आउटर लो, आउटर आउटपुट में केवीएल लगा लेते हैं, अप्लाई केवीएल एट आउटपुट। आउटपुट में केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा वीसीसी माइनस ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप तो जीरो होगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा वी सी ई इक्वल टू ज़ीरो। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं वी सी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे आप वी सी सी। फाइनली क्या होगा जीरो सिग्नल के केस में जो भी आपका करंट का फ्लो होगा उसके कारण उसके कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उसको क्या बोलेंगे जीरो सिग्नल कलेक्टर टू इमीटर क्यू पॉइंट कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज वी सी ई क्यू, एंड वी सी ई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा वी सी सी। So this will be expression for zero signal collector to emitter voltage, and this will be expression for zero signal collector current. Zero signal collector current, that means when no any external input AC signal is applied to the amplifier. Clear हुआ। तो जब हम कोई भी AC सिग्नल अप्लाई करेंगे तो जो भी उसमें करंट का फ्लो होगा वो DC सप्लाई वोल्टेज के कारण ही होगा। क्लियर हुआ। अब चलो इनपुट डीसी पावर, इनपुट डीसी
तो जब हम उसमें कोई भी एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर के बेस पर जो करंट फ्लो होगा वो अप्लाइड डीसी वोल्टेज के कारण होंगे, जिसको हम इनपुट डीसी करंट बोलेंगे। और उस इनपुट बेस करंट क्यू पॉइंट करंट आई क्यू के फ्लो होने से उसके कलेक्टर पर जो करंट फ्लो होगा वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट कहलाएंगे। तो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज आपका वीसीसी के कारण उसमें जो भी पावर का ड्रॉ होगा वो इनपुट डीसी पावर कहलाएंगे। और वो इनपुट डीसी पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीडीसी। और वो पीडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज वीसीसी इनटू क्या हो जाएगा, फ्लोविंग आपका इनपुट करंट आईसी क्यू। आई इनपुट क्यों बोला इसको, क्योंकि ये एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज के कारण फ्लो हुआ। और इनपुट सप्लाई वोल्टेज को हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हुआ उसको हम इनपुट डीसी करंट बोलेंगे। तो पीडीसी आपका इनपुट डीसी पावर इक्वल पीडीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट वीसीसी एंड आईसीक्यू। ठीक है, वीसीसी एंड आईसीक्यू क्लियर हुआ। अब हम एसी ऑपरेशन देखते हैं। एसी ऑपरेशन, एसी ऑपरेशन, ठीक है। डीसी ऑपरेशन देख लिए, एसी ऑपरेशन। तो जैसे ही हम उस ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पर इस वी इन को अप्लाई करते हैं, इस वी इन की नेचर है वो साइनोसाइडल नेचर होता है। तो जैसे ही हम साइनोसाइडल नेचर की इनपुट एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इस इनपुट एसी वोल्टेज के कारण साइनोसाइडल नेचर का बेस करंट का फ्लो होता है। और साइनोसाइडल नेचर के इनपुट बेस करंट के फ्लो होने से उसमें एम्पलीफाइड जो आपका कलेक्टर करंट मिलेगा, एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलेंगे उसकी नेचर भी क्या होगा, साइनोसाइडल होगा। तो साइनोसाइडली नेचर का एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करने से उसमें साइनोसाइडली नेचर का इनपुट बेस करंट का फ्लो होने लगता है। फाइनली उसके कलेक्टर पे फ्लो होने वाले करंट का भी नेचर भी क्या मिलता है, साइनोसाइडल। तो साइनोसाइडल करंट और साइनोसाइडल वोल्टेज डेवलप होने से रिजल्टेंट एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जो मिलता है उसकी नेचर भी क्या मिलता है, साइनोसाइडल नेचर का मिलता है। ठीक है, तो एसी ऑपरेशन में हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे। अप्लाइड एसी सिग्नल के कारण साइनोसाइडल बेस करंट का फ्लो होगा। साइनोसाइडल बेस करंट के फ्लो होने से साइनोसाइडल नेचर के कलेक्टर करंट का फ्लो होगा। साइनोसाइडल नेचर के कलेक्टर करंट का फ्लो होने से एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल मिलेगा उसकी भी नेचर क्या होंगे, साइनोसाइडल नेचर का ही होगा। सपोज V1 is magnitude or peak value, magnitude or peak value V1m is magnitude or peak value of प्राइमरी वोल्टेज। सपोज उसमें प्राइमरी जो वोल्टेज, प्राइमरी वाइंडिंग जो वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं तो सबसे पहले हम इसके प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज पावर उस सब को कंसीडर कर लेते हैं। तो सपोज उसके प्राइमरी वाइंडिंग पे जो एसी वोल्टेज डेवलप हो रहा है उस डेवलप्ड एसी वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है या फिर मैग्नीट्यूड है वो क्या है, V1m है। सपोज V1 RMS इस RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग एसी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज क्लियर हुआ। तो उसके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर जो एसी वोल्टेज डेवलप हो रहा है उस डेवलप्ड आउटपुट एसी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को क्या मान लिया मैं, V1 RMS मान लिया। क्लियर हुआ। सपोज उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर फ्लोविंग जो करंट है उसको क्या मान लेता हूँ, I1m। पीक वैल्यू ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। तो उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर फ्लो होने वाले करंट है उसकी पीक वैल्यू I1, पीक या मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो सपोज I1 RMS इस RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। तो उसके आउटपुट पर जो एम्पलीफाइड जो सिग्नल मिलेंगे उस एम्पलीफाइड एसी सिग्नल के कारण जो करंट का फ्लो होगा उस फ्लोइंग एसी करंट के कारण का आरएमएस वैल्यूज़ को क्या मान लिया, I1 RMS मान लिया। क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या होता है।
so developed AC power, developed AC पावर एट प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये प्राइमरी जो वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का, जिसको हम कलेक्टर लोड से कनेक्ट किए हैं, तो उसके प्राइमरी वाइंडिंग पर डेवलप्ड जो एसी पावर है उसकी वैल्यू क्या होगा, पीएसी होंगे, पीएसी डेवलप्ड आउटपुट एसी पावर, पीएसी इक्वल टू क्या होगा, V1 RMS, उसमें डेवलप्ड आउटपुट एसी वोल्टेज की RMS वैल्यू इनटू डेवलप्ड आउटपुट फ्लोइंग करंट है उसकी RMS वैल्यू I1 RMS। तो पीएसी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, पीएसी इक्वल टू V1 RMS इंटू I1 RMS, पीएसी इक्वल टू V1 RMS इंटू I1 RMS। फाइनली V1 RMS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, V1 RMS इक्वल टू पीएसी इक्वल टू क्या होगा, पीएसी इक्वल टू V1 RMS इंटू RMS, तो वो इसको लिख सकते हैं I1 मैग्नीट्यूड V1 बाई √2 इंटू I1 M बाई √2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो पीएसी इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली, V1 M इंटू I1 M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसा कि हम डायरेक्ट कपल्ड में निकाले थे ना, सपोज आपको बता देता हूँ कि मान लिया जाए उस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे जनरेटेड आपका वोल्टेज सिग्नल, एसी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, उसकी इस पीक वैल्यू को हम V1 मैक्सिमम मान लिए, और इस वाले को हम अगर इसको क्या लेते हैं V1 मिनिमम मान लिए, तो आपका पीक जो वैल्यू होगा V1 M होंगे। तो पीक वैल्यू V1 जो M होगा, V1 M जो होंगे वो क्या होगा, V मैक्सिमम माइनस V1 मिनिमम डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें तो मान लिया जाए I1 करंट सिग्नल की अगर बात करें, सपोज आउटपुट करंट है उसकी, इसको हम क्या कर लेते I1 मैक्सिमम मान लिए, इस वाले को हम क्या ले लेते हैं I1 मिनिमम मान लेंगे। तो I1 M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I1 मैक्सिमम माइनस क्या हो जाएगा, I1 मिनिमम डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। जैसा कि हम डायरेक्ट कपल्ड में देखें वैसी होगा कि नहीं। तो चाहते हैं तो ये I1 मैक्सिमम माइनस I1 मिनिमम बाई 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, और V1 मैक्सिमम माइनस V1 मिनिमम बाई 2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, ठीक है, रख सकते हैं। तो ये एसी आउटपुट V1 M इंटू I1 M। सिमिलरली अगर हम एसी पावर अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें, अभी तक हम प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें, सिमिलरली V2 M, सपोज V2 M पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, सपोज पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। तो सपोज उस सेकेंडरी वोल्टेज की पीक वैल्यू को V2 M दे दिए। वैसे ही अगर हम देखा जाए तो V2 RMS इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो वोल्टेज होगा उसकी RMS वैल्यू अगर V2 RMS ले लिए। सिमिलरली अगर हम I2 M ले लिए, पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट, अगर हम उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे सेकेंडरी करंट है उसकी वैल्यू को अगर ITM ले लें, ठीक है। सिमिलरली अगर हम I2 RMS इक्वल टू ले लिए हम RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट, अगर उस सेकेंडरी करंट की RMS वैल्यू को I2 RMS ले लिए, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो डेवलप्ड जो वोल्टेज है, अगर इस PAC को अगर मान ले जाए, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज AC पावर वोल्टेज को PAC1 दे दिया, अगर मैं उसके सेकेंडरी पावर वोल्टेज को हम PAC2 लें, तो PAC2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V2 RMS इंटू क्या हो जाएगा I2 RMS होंगे, ठीक है। अगेन V2 RMS इंटू I2 RMS, और V2 RMS का वैल्यू क्या होगा, V2 M सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड वोल्टेज उसकी RMS वैल्यू
का वैल्यू Vm/√2 होगा, V2m/√2। वैसे ये क्या हो जाएगा, I2m डिवाइडेड बाई क्या होगा, √2 होंगे। अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो V2m इंटू क्या हो जाएगा, I2m डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड AC पावर है। ठीक है, होता क्या है, जनरली जब भी हम ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन करने के बाद डिज़ाइन करने के लिए जो यूज्ड ट्रांसफार्मर है, जनरली हम उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं कि उसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग पर डेवलप्ड जो AC पावर है वो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग का क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स उसकी वाइंडिंग है उसको हम क्या लेते हैं, यूनिटी वाइंडिंग लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, उसकी यूनिटी अगर वाइंडिंग है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होंगे, अगर उसकी यूनिटी वाइंडिंग नहीं यूनिटी टर्न रेशियो है, तो उस पर्टिकुलर अगर हम ट्रांसफार्मर को एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह एजम्पशन करें और ये एजम्पशन करें कि उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड जो आउटपुट पावर है वो उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड पावर का क्या हो, इक्वल हो, तो टर्न रेशियो इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड AC पावर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड AC पावर का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उसकी इक्वल कंप्लीट AC पावर PAC, तो PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम उसको लिख सकते हैं फाइनली। अब इसमें ऐसा होंगे तो पूरा सिचुएशन इस टाइप से रह जाएगा आपका, मतलब IM इंटू VM, मतलब ये मानकर चलो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2। ये मानकर चलो कि यहाँ पर I1m इक्वल टू I2m बराबर है। ठीक है, वैसे ही आपका V1 RMS इक्वल टू है वो V2 RMS का इक्वल होगा, V1m है वो V2m का इक्वल होगा, I1 RMS है वो आपका I2 RMS का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो I1m इक्वल टू I2m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, IM लिख सकते हैं, वैसे ही इसको VRMS लिख सकते हैं, वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, VM लिख सकते हैं, वैसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, IRMS लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, डेवलप्ड आउटपुट AC पावर जो होंगे वो आपका इक्वल टू क्या हो जाए, IM इक्वल टू अगेन जैसा कि हम उसमें लिखे थे, किसमें, डायरेक्ट कपल्ड में, तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये आपका IM की वैल्यू हो जाएगा। VM की वैल्यू क्या होंगे, V मैक्स माइनस V मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2। तो डेवलप्ड आउटपुट AC पावर PAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम इनटू क्या होगा, V मैक्सिमम माइनस V मिनिमम, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 4 नीचे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, 8। तो ये क्या होगा, उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर कपल्ड आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में डेवलप्ड आउटपुट AC पावर का एक्सप्रेशन है। हमने यहाँ पर एजम्पशन किया है, ट्रांसफार्मर को एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह कंसीडर किए हैं, और उसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसकी टर्न रेशियो है उसको इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि उसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग वोल्टेज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का इक्वल हो, और प्राइमरी वाइंडिंग करंट है वो सेकेंडरी वाइंडिंग, तो उस पर्टिकुलर केस में प्राइमरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड AC पावर है वो सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप्ड AC पावर का क्या होगा, इक्वल होगा, अगर हम उस ट्रांसफार्मर को एक आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह कंसीडर करते हैं तब। क्लियर हुआ। तो नाउ ये आउटपुट AC पावर होगा। अब इफिशिएंसी, जैसा कि आप सबको पता होगा कि पावर एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, इनपुट DC पावर को लेकर आउटपुट AC पावर है वो प्रोवाइड करता है। तो इनपुट DC पावर को लेकर वो आउटपुट AC पावर में कन्वर्ट करने की जो एबिलिटी है, उस कन्वर्ट करने की एबिलिटी को पावर एम्पलीफायर का क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन इफिशिएंसी। तो कन्वर्जन जो इफिशिएंसी है उसको हम ईटा परसेंटेज से शो करेंगे। तो ईटा परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट AC पावर टू द इनपुट DC पावर। ठीक है, तो आउटपुट अपन इनपुट होता है,
इस पावर एम्पलीफायर में इनपुट है वो तो डीसी पावर के टर्म में है, आउटपुट जो मिल रहा है वो क्या है, एसी पावर के टर्म में है। तो पी ए सी डिवाइडेड बाई पी डी सी और इंटू क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। तो पी ए सी का वैल्यू क्या होगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम इंटू क्या होगा, ये वी मैक्सिमम माइनस क्या होगा आपका वी मिनिमम। आई मैक्सिमम मैक्सिमम करंट स्विंग है, आई मिनिमम मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम आउटपुट करंट स्विंग है। तो ये डिवाइडेड बाय क्या होगा 8, आउटपुट एसी पावर हुआ, डिवाइडेड बाय इनपुट डीसी पावर वी सी सी इंटू क्या है आपका आई सी क्यू, फाइनली इंटू 100%। इसको अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आई मैक्सिमम माइनस क्या मिलेगा आपका आई मिनिमम इंटू वी मैक्सिमम माइनस क्या मिलेगा आपका वी मिनिमम होल डिवाइडेड बाई 8 इंटू वी सी सी इंटू आई सी क्यू इंटू क्या है 100%। तो ये आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए आइडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में इफिशियंसी का क्या है एक्सप्रेशन है। बट फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी for maximum efficiency मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस के लिए क्या होगा आपका, देखो लोड लाइन से ही बनेगा, लोड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, चलो लोड लाइन को छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं, चलो ठीक है। आप सबको पता है ये वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम करंट होता है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट। तो मैक्सिमम ये आईसी है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट है ये वाला लाइन मैक्सिमम कलेक्टर करंट। आप सबको पता है कि क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पर एग्जिस्ट होता है, क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पर है, ये क्यू पॉइंट है। ये क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे हम, वी सी सी क्यू, कलेक्टर टू इमीटर करंट, कलेक्टर टू इमीटर का वी सी ई क्यू इक्वल टू कितना मिला था, वी सी सी मिला था अभी देखें हम, और इसके करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट क्या है आई सी क्यू ही मिला। तो ये क्यू पॉइंट वैल्यू है। क्यू पॉइंट आप सबको पता है कि जब भी आप इसको क्लास ए मोड में यूज़ करेंगे क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर पर एग्जिस्ट होना चाहिए। तो क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पर है, इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट है वो आई सी क्यू है, इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज वी सी ई क्यू, और इस वी सी ई क्यू की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, वी सी सी निकाले हैं कि डेरिवेशन में ट्रांसफार्मर का कपल्ड में केवीएल लगा करके। तो इस क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू क्या है आपका वी सी सी। अब इस समय क्या है आपका ये सेंटर पे है, क्लास ए ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर को हम जब भी हम यूज़ करते हैं क्लास ए मोड में, क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पर होता है। तो क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पर है तो इतना जो ड्यूरेशन है वो वी सी सी है, इतना वी वैल्यू वी सी सी, और ये सेंटर पर है तो ये भी क्या होगा वी सी सी। तो ये क्या हो जाएगा 2 VCC होंगे, ये क्या होंगे 0। अब ये अगेन क्यू पॉइंट लोड लाइन के सेंटर पे है तो इतना वैल्यू है उसको आई सी क्यू बोलेंगे, और ये सेंटर पे है तो उतना ही अमाउंट में स्विंग क्या मिलेगा ऊपर में मिलेगा। तो ये वाला वैल्यू क्या कहलाएगा आपका 2ICQ मिलेगा, और कलेक्टर करंट ऐसे इसी में क्या करेगा स्विंग करेगा ऐसा, ठीक है। तो कलेक्ट यहाँ तक ICQ है तो ये वाला वैल्यू 2ICQ होगा। ये आपका आई मिनिमम है, मिनिमम कलेक्टर करंट का वैल्यू 0। ये आपका मैक्सिमम कलेक्टर का है, मैक्सिमम कलेक्टर करंट की वैल्यू आई मैक्सिमम 2ICQ, ये आपका VCC है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा स्विंग करेगा, ठीक है। ये 2VCC, वी मैक्सिमम की वैल्यू 2VCC है, वी मैक्सिमम, ये वी मिनिमम है, वी मिनिमम की वैल्यू 0, ठीक है। सेंटर में है तो इतना 2VCC है तो इतना क्या होगा, इतना 2VCC होगा। क्योंकि जब भी आप क्लास ए मोड में आप यूज़ करना चाहो तो क्लास ए मोड में यूज़ करोगे तो क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर पर होना चाहिए, और उसी सेंटर्ड क्यू पॉइंट के अबव और बिलो करेंट और वोल्टेज क्या करेगा साइनोसाइडली
वेरी करता है। तो जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस अप्लाइड एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के कारण फ्लोइंग जो करंट है उस क्यू पॉइंट के एबव और बिलो क्या करता है, साइनोसाइडली वेरी करेगा, इस टाइप से वेरी करे। तो वी मिनिमम है वो 0 होगा, मिनिमम स्विंग है वो, और वी मैक्सिमम मैक्सिमम स्विंग है ट्रांसफार्मर कपल्ड के केस में 2 VCC का इक्वल होगा। वैसी आई मिनिमम की वैल्यू है वो इस क्यू पॉइंट के अबव साइनोसाइडली वेरी होगा और क्यू पॉइंट के बिलो भी साइनोसाइडली वेरी होंगे। तो आई मिनिमम का वैल्यू 0 और आई मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई सी क्यू। सो फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, so for maximum efficiency, for maximum मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में क्या होगा, वी मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ VCC होगा। वी मिनिमम वोल्टेज स्विंग जो हो रहा है 0। आई मैक्सिमम करंट जो स्विंग है उसकी वैल्यू कितना होगा, 2ICQ। और आई मिनिमम जो करंट जो स्विंग है उसकी वैल्यू क्या होगा, 0। सो ईटा मैक्सिमम इक्वल टू वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है आपका, 2VCC है, माइनस वी मिनिमम क्या है, 0। आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, 2ICQ है, आई मिनिमम की वैल्यू क्या है, 0, डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऑफ VCC इंटू क्या है आपका ICQ इंटू 100। ऐसा किया है अपन, ईटा परसेंटेज है ये, तो ये हो जाएगा 2VCC इंटू 2ICQ डिवाइडेड बाई 8 इंटू VCC, ICQ इंटू क्या होगा 100%। ये आपका कैंसिल अगर कर देते हो ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बचेंगे और इधर क्या बचेगा आपको 100%। फाइनली ईटा मैक्सिमम इफिशिएंसी, ईटा मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 50%। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड के केस में क्या होता है, कोई भी पावर एम्पलीफायर की मैक्सिमम जो इफिशिएंसी है वो 50% होता है। दैट मीन्स वो इनपुट डीसी पावर का 50% को वो इक्विवेलेंट एसी पावर में ही कन्वर्ट कर पाता है। अगेन जो 50% जो पावर है उस पावर ट्रांजिस्टर पर क्या होता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।